हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर इसका चालू करेंगे। ठीक है, यूनिट 8 का। इसमें आज हम थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे। इसमें अलायंस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जेंडर रिलेशन एंड पावर डायनामिक्स एंड इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी। तो ये हम चार बेसिकली इसमें चैप्टर्स कवर कर लेंगे। देन रिमेनिंग 2-3 लेक्चर्स में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना देखा था, फैमिली के बारे में हमने देख लिया था, फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होती है, किनशिप क्या होती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, फैमिली, मैरिज और किनशिप, ये बहुत ही एसेंशियल फंक्शनल यूनिट्स हैं सोसाइटी के। ठीक है, अब जो फैमिली है वो हमें पता है स्मॉलेस्ट यूनिट है और बेसिक यूनिट है, किसी सोसाइटी में सर्टेन फंक्शन प्ले करती है, जहाँ पे वो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, ठीक है, यंग वंस होते हैं, उनको एक बिहेवियल नॉर्म्स वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो हमारे डिसेंडेंट वंस भी होते हैं, ठीक है, एफिलिएशंस भी होते हैं उनसे हमारे। अब जो मैरिज होती है वो क्या है, वो बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड, वो एक सोशल स्टेटस प्रोवाइड करती है समाज में, सोसाइटी में। किसके लिए? एक हमारे ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, जो इनहेरिटेंस होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके इनहेरिटेंस जो हम आगे तक लेके चले आ रहे हैं, ठीक है, उनको और हमारे सक्सेशन को, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किनशिप आपको पता ही है, किनशिप क्या है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, वो ब्लड से हो चाहे मैरिज से हो, तो वो क्या है, वो किनशिप है। वो भी हमारे सोसाइटी में सर्टेन एक फंक्शन को रोल करती है। तो इसको आप मोटा मोटा अगर आप समझो तो मैरिज से बेसिकली क्या होगा, फैमिली होगी, फैमिली से क्या होगा, हमारे किनशिप बनेंगे। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी पर हमारी यूनिट 8 जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखो, इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि हमें पढ़ना है थ्योरेटिकल अप्रोचेस। ठीक है, अब थ्योरेटिकल अप्रोचेस हमें इसमें पढ़नी है, वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इसका बेसिक कोर आइडिया क्या है, देखो हमने रेडक्लिफ ब्राउन वाले में भी पढ़ा था कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, उनका क्या पर्सपेक्टिव था। तो उससे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो बेसिकली इसमें देखो क्या है, मानो कि ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब इन सोसाइटी के बीच में कुछ हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, है कि नहीं, जैसे कि मानो मैरिज हो गई, फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के कुछ सर्टेन फंक्शंस होंगे जिसकी वजह से सोसाइटी सर्वाइव कर रही है, और इन फंक्शन के साथ उन जो लोग हैं उनमें आपस में सर्टेन रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो वो जो रिलेशंस है और वो जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के आधार पे जो सोसाइटी में नॉर्म्स बन रहे हैं, रोल्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे कस्टम्स होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, सोसाइटी को क्या कर रही हैं, बेसिकली स्टेबल बना रही हैं। ठीक है, और इसको एग्जिस्टेंस रख रही हैं किसकी, समाज की, ताकि समाज बना रहे और स्टेबल रहे। ठीक है, तो यही इस सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। मतलब समाज में जो भी चीज़ होगी वो सर्टेन एक फंक्शन प्ले कर रही है, उसका कुछ ना कुछ एक रोल है। और उसमें जो मेजर चीज़ें हैं जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, वो सर्टेन एक फंक्शन प्ले कर रहे हैं। जैसे समय, सोसाइटी क्या है, इंडिस्पेंसिबल नहीं है, सोसाइटी क्या है, उसमें सोसाइटी स्टेबल है और कंटिन्यू एग्जिस्ट करती जा रही है। अब बेसिकली इनका फोकस कहाँ है, फोकस हमने देखा कि इनका 3 चीज़ों पे है, एक तो मैरिज, किनशिप और फैमिली पे। तो स्टडी ग्रुप्स एंड लुक्स फॉर दिस होल टुगेदर, दैट इज फंक्शन ऑफ मैरिज के फंक्शन से देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव की बातें करूँ तो पर्सपेक्टिव इनका नैरो नहीं है, इनका बहुत ही ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव है, जिसमें ये बहुत बड़ी चीज़ों पर, बिगेस्ट चीज़ों पर फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क पे। और मतलब जैसे एवरी मैरिज और फंक्शंस पे इनका बेसिकली जो है फोकस है। अगर मैं इनके बिलीफ की बात करूं, विश्वास की बात करूं, ठीक है, तो विश्वास में क्या है, तो जैसे मानो कि फैमिली है, तो फैमिली क्या कर रही है, फैमिली हमें, मैंने आपको बताया कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो वो फैमिली क्या कर रही है, वो फैमिली बेसिकली सोसाइटी में स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है और कुछ अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, जिससे कि समाज में एक डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी बनी रहे। इतना क्लियर हुआ। अब सोशोलॉजिकल थ्योरी, अब उसकी सोशोलॉजिकल थ्योरी की मैं बात करूं तो क्या है, देखो वही चीज़ है, सिमिलर सिंपल है जो मैं कह दूं आपसे। तो जो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोसाइटी में सर्टेन फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिटरमाइन करते हैं वेरियस रिलेशंस बिटवीन द सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, स्टेट दैट द वे सोसाइटी फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एम्फेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, फैमिली हो गई, और आपके किनशिप हो गया या रिलीजन हो गया, तो ये आपस में जैसा रिलेशन प्ले कर रहे हैं बिटवीन जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपस में, या फिर इंडिविजुअल या सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो भी आपस में रोल ये प्ले कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है और सोसाइटी क्या डिटरमाइन करती है, और साथ ही साथ जो है समाज कैसे स्टेबल है, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, आप बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो समझ गए हो, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं इसमें, उनका क्या मानना है। तो रेडक्लिफ ब्राउन देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो समाज है ना, जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो भी सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो जो सोशल फंक्शंस हैं वो क्या है, तो वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसमें जो सोशल फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, जिस प्रकार की एक बॉडी है, उस बॉडी में, ठीक है, हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, ठीक है, हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, उसी सिमिलर वे में क्या है कि जो सोसाइटी है उसमें
हर जो सोशल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सारे अपने काम कर रहे हैं, और उस काम की वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी सर्वाइव कर रही है। तो इसको ऐसे मान लो कि ये हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में मैरिज है, ठीक है, फैमिली है, किनशिप है, रिलीजन है, लॉज है, इकोनॉमी है। तो ये क्या है, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस अपना क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। इस फंक्शन करने से सोसाइटी क्या वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे कि एक बॉडी है, उसमें सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं अपना। जैसे आँख है तो आँख का देखने का काम है, तो उसी तरीके से सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन सारे फंक्शन कर रहे हैं, और उस फंक्शन की वजह से सोसाइटी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो उसी को उन्होंने बोला कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। मतलब समाज एक जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह है, और वो सर्वाइव कर रहा है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी अपना अपना काम कर रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि फैमिली का काम होता है बच्चों को सोशलाइज करना, बच्चों को संस्कार सिखाना। लॉ का काम होता है कि जो ऑर्डर है वो मेंटेन करके रखे समाज में। जैसे रिलीजन का मैं आपको बता रहा हूँ, तो रिलीजन का काम है कि जो भी शेयर्ड बिलीव्स है आपस में, वो शेयर बना के बिलीव जो है आपस में शेयर रखे, ठीक है, विश्वास बनाए रखे। ये किसका मानना है, रेड क्लिफ ब्राउन का। आगे बढ़ते हैं, अब मेथड की बात करें तो भाई इनका जो अप्लाइड मेथड है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे है। वो एनालाइज करते हैं कि जो जो एनालाइज ऑफ वर्क सोसाइटी एंड किनशिप सिस्टम पर्टिकुलरली अमॉन्ग प्रिमिटिव सोसाइटी। तो उन्होंने ज़्यादातर किस पे काम करा, जो आदिम समाज है, प्रिमिटिव सोसाइटी है, उन पे काम करा, और वहाँ के वर्क एनालाइज वर्क को करा, सोसाइटी करा, किनशिप को करा। अब किनशिप डिस्कशन की बात करूँ तो उन्होंने बेसिकली कहाँ काम करा, साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स में करा। उन्होंने फोकस करा वहाँ पे मदर ब्रदर एंड किनशिप सिस्टम। तो जैसे मदर के जो भाई होते हैं, ठीक है, ब्रदर होते हैं, तो वो कौन हुए आपके, वो मामा हुए। तो मामा और भांजे का रिलेशन देखा, ठीक है। जैसे एवेंकुलेट, एवेंकुलेट में यही मतलब होता है कि मामा भांजे का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जोकिंग एंड अवॉइडेंस का, ठीक है। इसको आप मैंने पढ़ाया है, आप जब इनके थिंकर में जाओगे, आप इनको इनके लेक्चर अटेंड करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको यहाँ पे थिंकर मिल जाएंगे रेड ब्राउन, वहाँ पे मैंने समझाया जोकिंग एंड अवॉइडेंस, तो वहाँ जाके देख लेना। बेसिकली यही है कि कुछ ऐसे रिलेशन जहाँ पे आप मजाक कर सकते हो, कुछ ऐसे रिलेशन जहाँ पे आप मजाक नहीं कर सकते, एक मर्यादा बना के रखते हो। जैसे फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, बहू और जो ससुर का रिलेशन होता है वो, ठीक है। और जोकिंग जोकिंग वाले में हो गया मामा भांजे का। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही लिखी हुई है, ठीक है। बैलेंस इन किनशिप, बैलेंस भी बना के रखना है। क्या बैलेंस बनाओगे, यही चीज़, दोनों चीज़ें तो बैलेंस बना के रख रही हैं, अवॉइडेंस वाला, ठीक है। जो जो दामा जो ससुर है और जो बहू है, वो उन दोनों में आपस में एक बैलेंस ही तो बन के रहता है कि मर्यादा, संस्कार और जो कल्चर है, जो नॉर्म्स है, उस सोसाइटी के कस्टम्स है, उनको क्या कर रहे हो आप, मर्यादा बना के रख रहे हो। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब जॉर्ज मर्डरॉक स्टडी। अब जॉर्ज मर्डरॉक की स्टडी बेसिकली ये है कि इन्हें एक सर्वे कंडक्ट करा था 250 सोसाइटीज़ में। उन्होंने 4 चीज़ें डिटरमाइन करी, 4 यूनिवर्सल, उन्होंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स निकाले फैमिली के, ठीक है। वो क्या थे, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, SREE। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो इन्होंने सर्वे करने के बाद डिटरमाइन करी। 4 यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स हैं फैमिली के। जैसे कि अगर मड्रॉक बोलते हैं कि मड्रॉक ने मैरिज पे बोला कि भाई जो मैरिज है वो फैमिली परफॉर्म करती है, यही 4 फंक्शंस कौन कौन से, जो हमारा ये है सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, की 4 ही चीज़ें हमारी जो फैमिली है क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। जिसकी भी मैरिज होगी, जब वो फैमिली बनेगा तो ये 4 चीज़ों को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब मैरिज में एक्सक्लूड सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड मैरिज टू कीप द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लेजिटिमेट। तो ये बात भी सही है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो भाई जो सेक्स होगा मैरिज के बाद, जो आप सेक्स करोगे बाहर किसी और से, तो वो आउटसाइड ऑफ मैरिज कंसिडर करा जाएगा और उसको लेजिटिमेटेड नहीं माना जाएगा। तो लेजिटिमेट हो गया, जब आप मैरिज करोगे तो आपकी जो फैमिली बनेगी उसमें जब सेक्स होगा तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। रीज़न क्योंकि जो चिल्ड्रन का स्टेटस को बेसिकली जो है, जैसे कहते हैं ना पिता का नाम मिलता है, तो वही चीज़ है, स्टेटस आपको एक मिलेगा, आप उसको वैध मानोगे उस बच्चे को। अगर आप विदाउट शादी के बच्चा पैदा करते हो तो वो वैध नहीं माना जाता। इसलिए मैरिज को क्या करने के लिए, सोसाइटी को क्या करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए जो है क्या करा जाएगा, लेजिटिमेटेड करा जाएगा, वैध प्रोवाइड माना जाएगा जब मैरिज के बाद बच्चा होगा, ठीक है। ही एक्नॉलेज दैट प्री मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स एग्जिस्ट बट स्टेट दैट फैमिली प्रोवाइड सोशल लेजिटिमेट सेक्सुअल आउटलेट फॉर एडल्ट्स विच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। तो वो ये भी कहते हैं कि जो प्री मैरिटल शादी से पहले वाला और एक्स्ट्रा मैरिटल शादी के बाद जो बाहर आप शादी के अलावा भी सेक्स करते हो, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट वो लेजिटिमेट नहीं माना जाता। लेजिटिमेट कौन सा माना जाएगा, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। अब जो उसके अलावा और भी जो सेक्सुअल आउटलेट्स हैं बाहर लोगों के लिए, ठीक है, जैसे आपके जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह हो गया, वो भी लेजिटिमेट है। वो इसलिए है क्योंकि सोसाइटी को सर्वाइव करना है, तो वो चीज़ें सोसाइटी में रहेंगी। वहीं जो रेड क्लिफ ब्राउन है, उन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी पे पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो वो बताते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी लैक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन एंड आर बेस्ड ऑन फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डायनामिक्स ग्रुप। तो उन्होंने ये बताया कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत कमी है प्रिमिटिव सोसाइटी में, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम। और वो बेस करते हैं बेसिकली किससे, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव डायनामिक्स ग्रुप से। मतलब जो कोऑपरेटिव आपस में कोऑपरेट करके जो ग्रुप्स होते हैं उन पर जो है ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी किसकी, अलायंस थ्योरी की। अब बेसिकली अलायंस थ्योरी क्या है,
ठीक है, देखो इसका कोर आइडिया है ना, द थ्योरी अबाउट हाउ इंटर इंडिविजुअल रिलेशनशिप आर वोवन एंड हाउ दे अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट सोसाइटी। दिस थ्योरी सर इंस्पायर्ड बाय द मार्क्यूस आइडिया ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो मैरिज है ना, वो आप क्या करते हो, वो आप क्लोजर वंस के साथ नहीं करके वो आप किसी अदर बाहर पे शादी करते हो। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो पहले के जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक राजा के दूसरे राजा के यहाँ शादी करते थे, फिर दिन अपने वहीं पे शादी वो बहुत कम ही करते थे। इससे क्या होता था, उनका जो साम्राज्य होता था वो बड़ा हो जाता था। ये समझ में आया? तो अलायंस वही है कि शादी के आधार पर आपकी अलायंस बन रहा है। जैसे आपने क्या करा, विमेंस का एक्सचेंज तो करते हो बेसिकली मैरिज में, तो एक विमेन, ठीक है, यहाँ पे मेल है, यहाँ फीमेल है, अब ये जो साम्राज्य है और यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या होगा, ये विमेन यहाँ पे आएगी, एक्सचेंज हुआ। ठीक है, अब वो एक्सचेंज क्या हुआ कि भाई ये यहाँ पे इनका दामाद बन गया और ये साम्राज्य बेसिकली इनका दोनों का हो गया। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में आपस में क्या बना, एक बॉन्ड बन गया। तो भाई अलायंस थ्योरी में ये है कि मैरिज सिर्फ अबाउट इंडिविजुअल नहीं है, ये मेल और फीमेल की बात नहीं है, वो बात एक रिलेशनशिप की है, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में है, इन दोनों फैमिलीज के बीच का रिलेशनशिप भी है। तो इससे क्या हुआ, एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, और इनके बीच में क्या बना, एक अलायंस बना। तो यही अलायंस थ्योरी है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो मैरिज यहाँ पे क्या, मैरिज इज इक्वल टू बेसिकली एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ विमेन बिटवीन द टू फैमिलीज, और इससे क्या बनता है कि बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, इंसीस्ट टैबू। बेसिकली इसमें यही है कि यहाँ पे ये बोला जाता है दैट आप ना आपस के क्लोज में मैरी नहीं कर सकते हो, जैसे कि साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, कि आप आपस में क्लोज में मैरी कर लेते हो, जैसे मामा के लड़की से आप शादी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोज में मैरी करना। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे क्या अलायंस क्रिएट नहीं होता था, और इससे बहुत सारे नुकसान भी है, जेनेटिकल इश्यूज है। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं नियर बाय हो जाती हैं आपके, जैसे कि बहुत सारे आपको जो हेरिडिटी होनी चाहिए वो भी नुकसान होगा आपको, जो भी डिजीजेज हैं उसमें आपको इश्यूज रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और ज़्यादातर डाइवर्सिटी भी नहीं रहती। अब जब आप क्या करते हो, अलायंस क्रिएट करते हो एज अ मैरिज किसी बाहर से, किसी दूर वाले से, तो क्या होता है, जो आपके क्लैन या उसके लिनेज का नहीं होता, तो उससे क्या होता है, एक अलायंस भी क्रिएट होता है, और एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की भावना भी बनती है, और एक बेसिकली ये होता है कि रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन देम में। तो यही को हम क्या बोलते हैं। अब बेसिकली अगर मैं अलायंस को बोलूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है मैरिज के बाद, वो हो रहा है कि फ्रेंडशिप हो रही है, एक सपोर्ट हो रहा है, एक नेटवर्क, एक कोऑपरेशन हो रहा है अमंग द ग्रुप्स, अमंग द फैमिली। हमें इसके मेन एक्सपोनेंट थे क्लॉड डी लेवी स्ट्रॉस, ये मैंने आपको बताया था किसमें, जो हमारा इनका थिंकर वाला लेक्चर हमने पढ़ाया था, तो एक बार आप उसको देख लेना। इतना समझ में आया? तो बेसिकली अलायंस थ्योरी से यही हुआ कि जो एक्सचेंज ऑफ वुमेन हो रहा है मैरिज के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली वहाँ पे क्या लेके आ रहा है, पीस लेके आ रहा है, कॉपरेशन लेके आ रहा है, सोशल ऑर्डर बिटवीन द ग्रुप्स और द क्लैंस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बेसिकली जनरल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली जनरलाइज एक्सचेंज में क्या है कि सिंपल सा आप ऐसे समझो कि आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेरे को वापस मिल जाए। ठीक है, ये जनरलाइज एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। बट इसमें होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट गिव एंड टेक नहीं चलता, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई बाद में मेरे को कुछ इससे मिलेगा। जैसे आपने मान लो कि आपने किसी नेबर के बच्चे को पढ़ाने में मदद कर दी, लेकिन आप उससे कुछ क्या आप क्या करते हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि मुझे कुछ डायरेक्टली मिल जाएगा। बट लेटर क्या होता है, वही जो नेबर है वो आपकी बात में हेल्प कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जनरलाइज एक्सचेंज हुआ। इसमें आपने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा कि आपको चीज़ें मिलेंगी, आप सोचते हो बाद में मिल जाएंगी जो भी चीज़ होगी। तो इसमें डायरेक्टली क्या है, जो फेवर होता है वो आप नहीं मानते हो, आप क्या करते हो कि आप उसको किसी दूसरी तरीके से हेल्प मिल जाती है या वो लोग कर देते हैं। तो ये चीज़ है जनरलाइज होता है। एडल्ट्री वो होती है जब आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उस वही एडल्ट्री माना जाता है, और ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड सीन एज अ फंडामेंटल कंडीशन ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। ये माना गया, मैन इज नॉट अलाउड टू टेक हिज वाइफ्स वुमेन हु इज नियर इन अ रिलेटिव एंड इन फैक्ट ही मस्ट गिव हर टू अनदर मैन। दिस इज द प्रोविजन ऑफ इंसेस्ट दैट प्रॉम्प्ट ह्यूमन ग्रुप टू प्रैक्टिस एक्सोगैमी। दिस थ्योरी हैज सम सिमिलरिटी विद सिगमंड फ्रॉड वर्क ऑफ टोटेम एंड टैबू। बेसिकली यही है कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो अपनी वाइफ को और कोई अपनी हस्बैंड को आपस में शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे से। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक हिडन और चीज़ वैसी चीज़ होती है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने कंसिडर करते हो। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव में बेसिकली आप क्या करते हो, आप समाज को समझने की कोशिश करते हो कि उस समाज का बिलीफ कैसा है। ठीक है, वहाँ के वैल्यूज़ कैसे हैं, वहाँ के रिचुअल्स कैसे हैं, वहाँ के नॉर्म्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे शेप करती हैं किस चीज़ को। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैरिज को पढ़ रहे हैं, हम फैमिली को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम किनशिप को पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ये कैसे क्या करती हैं, शेप करती हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है उससे हम समझते हैं कि सोसाइटी, जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ के बिलीव, वैल्यू, रिचुअल्स एंड नॉर्म्स जो हैं उन वो कैसे वहाँ की मैरिज को, फैमिली को और किनशिप को शेप कर रही हैं। ठीक है, अब ये कल्चर ही तो है जो डिसाइड करता है कि क्या सही है
क्या कौन किससे मैरी कर सकता है, शादी कर सकता है, कि फैमिली का रोल क्या होगा, ठीक है, जो हमारे जो किनशिप है, रिश्तेदार है, उनके दायित्व और क्या चीज़ें कैसी रहेंगी, ये कौन डिसाइड करता है? कल्चर ही तो कर है कि नहीं, कि भाई बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है, तो ये कौन डिसाइड? हमारा समाज ही तो कर रहा है, हमारा कल्चर ही तो कर रहा है। कुछ रिचुअल्स है उसमें हमें अपने जैसे कुछ प्रथा है, कुछ रिचुअल्स है, तो उसमें हमें हमारे रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कल्चर ही तो है जो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई है, तो आप पढ़ लेना। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल्चर एस्पेक्ट एंड कोर फंक्शन। अब कोर फंक्शन क्या है? अब इन सारी सोसाइटी में फैमिली इज बिल्ड अपॉन टू क्रिएट यूनिट दैट आर कल्चरली रिगार्डेड एज सेंटर टू सोशल लाइफ। मोनोगमी, मोनोगमी इन सोशल सम सोसाइटीज इट इज कल्चरली एक्सेप्टेड टू बी मैरिड टू वन स्पाउस एट अ टाइम। दिस प्रैक्टिस ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय रिलीजियस सिस्टम्स एंड लॉस। तो ये वही चीज़ हो गई ना, कल्चर में कह रहा है ना आपकी भाई एक शादी करोगे आप और एक ही वाइफ के लिए लॉयल रहोगे, ये आपका और ये आपका रिलीजियस सिस्टम और लॉज में भी है ना, यही चीज़ें तो है। तो ये क्या है? कल्चरल एक्सेप्टेंस और कोर आइडियाज़ है। अब मैरिज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मैरिज की बात करूँ, ठीक है, तो मैरिज को जो कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे मैरिज के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कि कल्चर कैसे शेप करता है मैरिज को, अगर आप ऐसे देखो तो कल्चर में क्या होगा, तो वो बताएगा कि आप किससे आपको शादी करनी है, ठीक है, या फिर आप जो शादी है वो कैसे होगी, क्या रिचुअल्स होंगे, ये भी चीज़ अलग होती है। कितनी वाइफ होंगी, कितनी नहीं होंगी। जैसे आप मोमेंट्स में देखो तो उसमें ज़्यादा शादी वो कर लेते हैं, बट वैसे देखो हिंदुज़्म में तो पहले राजा महाराजा करते थे, बट अब नहीं होती। अब शादी का मकसद क्या है, कि इसे बच्चे को लेजिटिमाइज करना है कि कुछ और भी है। तो ये सारा क्या है, कल्चर ही बताता है कि चीज़ें कैसी होंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है भाई मेरी न्यूक्लियर फैमिली होगी या एक्सटेंडेड फैमिली होगी या जॉइंट फैमिली होगी। अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करूं तो उसमें सिंपल सी बात है कि एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, और वो किसी अपना कहीं का जॉब करते होंगे, तो वो बाहर रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब ये बेसिकली आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, ये खैर अलग कॉन्सेप्ट है, कभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर कंपोजिशन की बात करूँ तो पेरेंट्स विद देयर डिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन। अल्टरनेटिव नेम की बात करूँ तो टाइप ऑफ फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्जुगल फैमिली। तो मतलब जो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली होंगी उन्हें हम कंजुगल फैमिली भी बोलेंगे। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन की बात करूँ तो उसमें पेरेंट हो गए, ठीक है, एज अ मैरिड कपल विद देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो ये भी ठीक है। मतलब जो पेरेंट्स होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके साथ बच्चे रहेंगे, तो वो क्या हुई, बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली हुई ना। और नॉन कॉन्जुगल न्यूक्लियर फैमिली अ वेरिएशन वेयर सिंगल पेरेंट लिव्स विद देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर स्पाउस हैज डाइड और डाइवोर्स्ड। तो भाई सिंगल नॉन कॉन्जुगल में क्या हो गया, जो आपके सिंगल पेरेंट है, जैसे या तो माँ होगी या सिर्फ फादर होंगे, वो क्या कहलाएगी, नॉन कॉन्जुगल न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें वाइफ जो होगी डाइवोर्स ही होगी, ठीक है, या पति पत्नी जो भी है वो एक्सवाइजेड मर गए होंगे, तो ये वो हो गया। अब होती है फैमिली इज एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी हो गई, जो हमारी लास्ट 3 जनरेशन आगे वाली होंगी, फैमिली एटलीस्ट 3 जनरेशन हु शेयर्स अ हाउस होल्ड, तो वो क्या हो गई, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। अब मैं स्टेम फैमिली की बात करूँ तो स्टेम फैमिली में बेसिकली क्या है, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर। ये एक्सटेंडेड फैमिली का स्ट्रक्चर है। इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो एन ओल्ड कपल एंड वन ऑफ देयर एडल्ट चिल्ड्रन, द चाइल्ड स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। मतलब एक ओल्ड कपल होगा, वन ऑफ देयर एडल्ट चिल्ड्रन होगा, द चाइल्ड स्पाउस होगी एंड देयर चिल्ड्रंस, तो ये हो गया स्टेम फैमिली। बेसिकली इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ, ये किस चीज़ का है, एक्सटेंडेड फैमिली का। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। द ले प्ले मॉडल। अब ले प्ले मॉडल में क्या है, देखो देखो इसमें क्या है, सिंपल ले प्ले मॉडल में कि भाई मानो ये आपके फादर हैं और ये आपकी मदर है। अब इनके क्या है, 3 बच्चे हैं, 1 2 3। तो ये तीनों बच्चों में क्या होगा, एक जो फादर है एक अपने साथ रोक लेगा कि भाई आप यहाँ पे ही रहो और यहाँ पे ही काम करो, और जो 1 और 3 हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनको कह देगा आप जाओ बाहर बढ़िया कमाओ, आप आराम से। ठीक है, जो ये बच्चा बंदा रुकेगा, जो जोतरा वाला, वो क्या करेगा, वहाँ के सारी इस टाइम फैमिलीज को देखेगा। उनके फादर सिलेक्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन नियर द पेरेंट होम टू वर्क इन द फार्म इवेंचुअली इनहेरिटेड एंड कंटिन्यूइंग द फैमिली लाइन। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, जॉइंट फैमिली वाला, सॉरी ले प्ले वाला, मतलब जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वाला होगा। तो वो ये करेंगे, उसमें क्या होगा, बेसिकली एक बच्चे को रोक लिया जाएगा कि भाई तुम यहाँ पे खेती करो, तुम आगे जाओगे, तुम बेसिकली क्या करोगे, फैमिली लाइन्स में चलोगे, और बाकी चीज़ों को, बाकी जो बच्चे हैं वो बाहर रहेंगे एज अ न्यूक्लियर फैमिली, और क्या करेंगे, वहाँ कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द अदर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू लीव द फैमिली टू फॉर्म अ न्यूक्लियर होम्स ऑफ द लाइफ। ले प्ले आर्ग्यूड द स्टेम फैमिली वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द पीजेंट फैमिली इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतना क्लियर हुआ। तो बस यही चीज़ है इसमें कि भाई डोमिनेंट पार्ट ऑफ द फैमिली पीजेंट फैमिली होगी इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, ये उन्होंने वहाँ की पढ़ाई करी थी। अ कमेंट्री ऑफ फैमिली रोल्स एंड वैल्यूज, तो शाह कमीशन ने बोला और दुबे ने बोला। तो शाह ने बोला कि कमेंट ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज हेल्ड बाय द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स एंड देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू अदर फॉर कम्युनिटी इन द ईयर। दुबे ने बोला एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर इन शेपिंग द चाइल्ड्स आइडेंटिटी, स्पेशली नोटिंग दैट द केस ऑफ बोथ पेरेंट्स प्लेसेस द चाइल्ड इन द कास्ट हायरार्की। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो मदर की जो इंपॉर्टेंस किसमें, जो चाइल्ड की आइडेंटिटी को शेप करने में, स्पेशली जब जब कास्ट और बोथ द जो पेरेंट्स हैं उन कास्ट और पेरेंट्स की जो बोथ द मतलब प्लेसेस हैं वो दोनों क्या हो, कास्ट हायरार्की में अलग अलग हों। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ बताई गई है।
अगर हम जेंडर रोल एंड जेंडर रिलेशन पावर डायनेमिक्स की बात करें तो जेंडर रिलेशन पावर डायनेमिक्स में क्रिटिकल एरिया सोशल स्टडी दैट एनालाइज हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेंटेन बेस्ड ऑन द जेंडर विद सोसाइटी क्रिटिकली विद इन द फैमिली विद यूनिट। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो जो कास्ट जनरल रिलेशन होगा, पावर डायनेमिक्स होगा, वो दोनों चीज़ें सेग्रीगेट करो कि ऐसे कि जो क्रिटिकल एरिया जैसे सोशल स्टडीज़ है वो एनालाइज करता है कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और मेंटेन्ड है बाय जेंडर विद इन द सोसाइटी, ठीक है, विद द फैमिली यूनिट इटसेल्फ। तो कोर पैटर्न क्या होगा, एंडरिंग इक्वलिटी आप ऐसे देख सकते हो कि जो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस इन इस फील्ड में दैट वन ऑफ द मोस्ट एंडरिंग पैटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द पावर इन इक्वालिटी बिटवीन वुमेन, इन इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। सेम सोशल हायरार्की की बात करूँ तो जेंडर प्लेस पीपल इन डिफरेंट पोजिशन विद द हायरार्की ऑफ द सोसाइटी। अब इनका रोल ये है कि जो रोल ऑफ सेट ऑफ रोल बिहेवियर एटीट्यूड दैट सोसाइटी डिफाइंस इज एप्रोप्रिएट फॉर वुमेन एंड मैन एंड कैन बोथ कैन कॉज कॉन्सिक्वेशन ऑफ द रिलेशन। This dynamic span from the initiative sphere of domestic relation to the high level of political decision making. Enduring inequality की बात करूँ कि according to Bones and Kinder, gender is the site of enduring inequality. Gender category are learned every year in life and form a core part of the person's identity. तो बेसिकली है, तो जो जेंडर रिलेशन है ना इसमें बेसिकली है कि ये उस चीज़ को रिफर करता है कि जैसे कि मैन है, विमेन है एंड जो अदर आइडेंटिटीज़ हैं, अदर जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में सोसाइटी में। ये बात आपको पता है, सारी चीज़ें लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में। अब जो ये रिलेशन है ना वो शेप करता है कल्चरल, जो आपके कल्चरल नॉर्म्स होंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होंगी एंड रोल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये शेप करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बात करूँ कि इफ़ आपको कुक करना है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड टू कुक एंड मैन आर एक्सपेक्टेड टू अर्न, मतलब कुल मिला के है विमेंस को खाना बनाना है, आदमी को पैसे कमाने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेंडर सोशल एक्सपेरिमेंट। तो इतना क्लियर हुआ जेंडर सोशल एलिमेंट। अब मैं पावर डायनामिक्स की बात करूँ तो पावर डायनामिक्स बताता है कि किसके पास ज़्यादा कंट्रोल है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी किस पे, फ्रीडम इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी भी देखी जाती है। अब इसके इजी एग्जांपल की बात करूँ, मैन कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजन इन फैमिली, इट शोज अ पावर इम्बैलेंस, ठीक है। यही तो हुआ कि भाई इकोनॉमिक वाली जो चीज़ होंगी वो फादर ही डिसाइड करता है। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि पावर डायनामिक्स में इशूज़ हैं, ठीक है। अब जैसे इसका कोर पैटर्न देख लो, एंड्योरिंग द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड दैट वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग पैटर्न इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। सोशल हायरार्की मैंने आपको पढ़ाई दी है, रोल्स एंड कॉजेस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो यही सारी चीज़ें। फिर आता है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ फैमिली एंड जेंडर रोल्स। तो आप इसको कैसे समझोगे, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स होती हैं प्रोवाइड ए पावरफुल लेंस थ्रू विच टू एनालाइज दिस पावर डायनामिक्स, आर्ग्यूइंग दैट इनइक्वालिटी सोशल कंस्ट्रक्ट एंड डीपली एम्बेडेड इन की इंस्टीट्यूशंस। तो फैमिली फेमिनिस्ट का बेसिकली क्या हो गया कि जो फेमिनिस्ट हैं वो इसके क्रिटिक रहे किसके, फैमिली एंड जेंडर रोल्स के। ओके, इसमें क्या है बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर डिवीजन है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इससे क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, जो है कंस्ट्रक्ट होती है और वो धीरे धीरे सोसाइटी में एम्बेड हो जाती है, किसमें, सोशल इंस्टीट्यूशन में। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये बात भी सही है, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट जेंडर रोल्स आर लर्न रेदर देन डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजी। तो जो जेंडर के रोल्स हैं ना वो सीखे जाते हैं रेदर देन जो जोग्राफी हमें, सॉरी बायोलॉजी हमें बताती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर सोशलाइजेशन इज द फैमिली वेयर वी इंटरनलाइज एप्रोप्रिएट रोल्स एंड नॉर्म्स। तो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है जो ये चीज़ें डालता है इनइक्वालिटी वाली, वो कौन सा है, वो बेसिकली क्या कौन सा है कि फैमिली है। तो फैमिली से हमें वो देखने मिलता है। जैसे पावर इम्बैलेंस की मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक डिसीजन से फैमिली में कौन लेता है, फादर ही लेते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी में फादर ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि जो जेंडर रोल्स है सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, रिवोल्व थ्रू फैमिलीज एंड द एजुकेशन सिस्टम। एग्जांपल की बात करूँ तो टेंडेंसी टू गिव गर्ल डॉल एंड टी सेट्स एंड बॉय टॉयज कार एंड कंस्ट्रक्शन सेट्स। तो ये यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है कि पावर इनइक्वालिटी भी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जेंडर क्या है, जेंडर रिलेशन है, ठीक है। अब फैमिली एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी बात सही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फेमिनिस्ट व्यू दैट फैमिली इज नॉट एज अ न्यूट्रल ऑर्डर बट ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन शेप्ड एंड परपेट्यूटेड बाय लॉ। द फैमिली सीन एज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज perpetuated sexually inequalities. The private realm. Feminists argue that so-called private realm of family, sex, and reproduction should be part of the political realm and thus subject to principle of justice. Since marriage is a social institution, constructs can and should be subjected to interventions. तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि भाई जो फेमिनिस्ट है वो यही आर्ग्यू करती है कि जो फैमिली है, प्राइवेट टर्म्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फैमिली, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन ये पॉलिटिकल रिम्स के पार्ट होते हैं और यही आपको सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे ही आपको एम्फेसाइज करते हैं। सिंस मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसका स्ट्रक्चर कैन एंड शुड बी सब्जेक्टेड टू इंटरवेंशन। मतलब ये बोलते हैं कि जो मैरिज ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स में आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। अब हिडन क्यूरिकुलम है, देखो ये अलग अलग हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे था हिडन क्यूरिकुलम है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसमें जेंडर सोशलाइजेशन इज ऑल्सो एविडेंट इन हिडन क्यूरिकुलम इन द एजुकेशन सिस्टम। तो इस पे आपको बेसिकली क्वेश्चन आ जाएगा। टेक्स्ट बुक ऑफन रीइंफोर्स ट्रेडिशनल रोल्स बाय रिप्रेजेंटिंग मैन एंड वुमेन वेज दैट रीइंफोर्स व्यूज एंड मेंस वुमेन फॉलो डिफरेंट
बात। तो बेसिकली इसमें ये हो गया कि जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो जैसे जेंडर सोशलाइजेशन वो एविडेंट करता है कि हिडन क्यूरिकुलम को, ठीक है, हिडन क्यूरिकुलम इन द किसमें एजुकेशन सिस्टम है। अब बेसिकली किसमें टेक्स्ट बुक में ही तो रीइंफोर्स होगा, जैसे ट्रेडिशनल रोल्स होगा रिप्रेजेंटिंग मैन एंड वीमेन, तो वहाँ से ये इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब आपको यहाँ पे देखिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म दिखाई देगा मैरिज एंड लव का। फेमिनिस्ट एनालाइज वाइफ्स एज अ वाइफ को सबऑर्डिनेट, लव एज एन ऑपरेशन। Atkinson was particularly critical of viewing love and marriage as the idea of relationship. She argued that in accepting women for a subordinate role, women become complicit in their own operation. तो complicit हो जाती हैं. According to her, love becomes a political institution that is necessary for male supremacy, and women are innately trying to reclaim certain political losses by merging with the enemies. तो ये भी चीज़ें इसका क्या है, जो है लूप होल है बेसिकली क्रिटिसिज्म। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डोमिनेंस पे भी है ये, कैरोल पेटर कंसीडर मैरिज इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन हैव डोमिनेंस ओवर वुमेन। तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी आपको देखने को मिलती है जहाँ पे किसका डोमिनेंट है, मेल का डोमिनेंट है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन रूमेन, अकॉर्डिंग टू गिलू रूमेन, वुमेन्स आर इन अ गिवन मैरिज टेकन इन वॉर एंड एक्सचेंज फॉर फेवर, सेंड एज अ गिफ्ट, ट्रेड एंड बॉट एंड सोल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला बताया कि वुमेन्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिर मोनोगैमी एंड कैपिटलिज्म रॉबिन्सन का, ठीक है। रॉबिन्सन आर्ग्यू द मैरिज इज रूटेड इन अ डिस्कोर्स ऑफ मोनोगैमी दैट प्रिविलेज द इनहेरिटेंस बोथ मैन एंड कैपिटलिज्म एज इट ऑपरेट सोसाइटी थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्लूसिव ओनरशिप एंड जेलसी। तो मोनोगैमी एंड कैपिटलिज्म में रॉबिन्सन बोलते हैं कि मैरिज हमेशा रूटेड होती है डिस्करेज ऑफ मोनोगैमी। अब यहाँ पर प्रिविलेज होता है, अब प्रिविलेज क्या है, दैट इंटरेस्ट ऑफ बोथ मैन एंड कैपिटलिज्म, और ये ऑपरेट करता है थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्लूसिविटी, ओनरशिप होगी और जेलसी की भावना कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर। अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैज हिस्टोरिकली फोकस ऑन चैलेंजिंग द लीगल एंड सोशल इनइक्वालिटीज ऑफ मैरिज, फैमिली लाइफ एंड डाइवोर्स। तो ये भी चीज़ें फेमिनिस्ट जो है क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। वो दिखाती हैं कि भाई जो वेमेंस हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है उनके लिए कि लीगल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ में, मैरिज में भी, फैमिली लाइफ में भी, डाइवोर्स में भी उनको ये चीज़ें दिखती है। तो कोर मैसेज यही है कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो बेसिकली नेचुरल है, ठीक है। और वो दिखाती है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम है बाय सोशल इंस्टीट्यूशन विद द फैमिली सर्विंग एज अ पावरफुल साइड फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो बेसिकली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में ये कह रही है कि जो विमेंस हैं, ठीक है, और जो वहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो शुरू से ही देखने को मिल रही है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हमें जो इनइक्वालिटी वो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल नहीं है, वो नेचुरल है, वो शुरू से ही दिखाई गई। और उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इसको पढ़ाता है वो है क्या, कौन सा, मैरिज ही एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो सर्व करता है इस चीज़ को। इतना क्लियर हुआ। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी। देखो इनहेरिटेंस क्या हो गया, जो आपका पैतृक हो गया, जो आपका जो बेसिकली हो गया कि जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट मिलती है। जैसे आपके आपके फादर होंगे तो उनके फादर होंगे तो एक प्रॉपर्टी होगी, जो उनके फादर होंगे तो जो प्रॉपर्टी होगी उनके एक तो ग्रैंड फादर हो गए, एक ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, उनसे जो प्रॉपर्टी मिलेगी आपके ग्रैंड फादर को मिलेगी, ग्रैंड फादर से आपके फादर को मिलेगी, आपके फादर से आपको मिलेगी, ठीक है, और आपसे आपके आगे जो फैमिली बढ़ेगी उसको मिलेगी, ठीक है। तो यही क्या होगा, यही हो गया आपका इनहेरिटेंस, और यही आपके सक्सेसर हो गए जो बढ़ते जा रहे हैं अपॉन द डेथ ऑफ द ओनर। जैसे ही ओनर की डेथ होगी वो आपके पास पहुंच जाएगा। दैट टर्म इज आल्सो रेफर टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। रेगुलेशन की अगर बात करूं, इन मॉडर्न सोसाइटी द एंटायर प्रोसेस इज हेवीली रेगुलेटेड बाय द लॉट टू द स्मॉलेस्ट डील। इनहेरिटेंस लॉ कोऑर्डिनेट विद द रिनॉकिंग लीनेज इज मोस्ट सोसाइटी बट नॉट इन वन टू वन मैनर। तो मतलब यही कह रहे हैं कि बेसिकली वो जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे क्या होगा, जो एंटायर प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करी जाएगी लॉ के थ्रू, ठीक है। और वहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिटेल्स होंगी सारी चीज़ें भी लॉट हर चीज़ का लॉ होगा। अब जो इनहेरिटेंस लॉज है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट विद द रिनॉकिंग ऑफ लीनेज इन मोस्ट सोसाइटी बट नॉट ऑलवेज इन वन टू वन मैनर। तो मतलब इससे हमेशा से नहीं देखा जाता, तो इनहेरिटेंस वे में वो आराम से ही आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है, ठीक है। पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वाइल लॉज आर कॉम्प्लेक्स कॉमन किनशिप बेस्ड पैटर्न ऑफन परसिस्ट इन द सोसाइटी प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर। फिक्स असेट की बात करूँ तो इस जो केस में है, जो फिक्स प्रॉपर्टी लैंड एंड हाउसिंग पॉसेस फ्रॉम फादर टू सन एंड अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पास थ्रू द मदर टू द डॉटर। तो ये भी चीज़ होती है कि एक दूसरे को पैदा होने के बाद एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फिक्स असेट वर हिस्टोरिकली इनहेरिटेंट ओनली बाय द सन। इफ देयर वाज नो सन द इनहेरिटेंस शुड वुड गो टू द नियरेस्ट मेल रिलेटिव एंड फादर साइड एक्सेप्ट इन द रेयर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो वही होगी पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वो कैसे होगा क्या नहीं होगा। फिक्स असेट की बात कर ली, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती आएंगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब ऐसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई कि जैसे ये टिपिकली गिवन बाय द डॉटर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो जो ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मैरिज के बाद ये भी चीज़ें अपनी मैरिज के बाद टिपिकली किसको, डॉटर को भी दी जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। एंड टू द डॉटर इन लॉ फ्रॉम द मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ से डॉटर इन लॉ को भी दी जाती है, सास से बहू को भी दी जाती है। बियॉन्ड मटेरियल गुड्स किनशिप डिटरमाइन मच मोर देन द जस्ट मटेरियल स्किल एंड ऑब्लिगेशन डायरेक्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एस्ट्रोटेरिक नॉलेज एंड क्राफ्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल
गुड्स हैं। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ किनशिप ऑन प्रॉपर्टी रूल्स एंड स्टेटस, ये लेके आते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस को, ठीक है, मतलब कोई इन्फ्लुएंस करना है तो क्या होगा, द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ किनशिप ऑन प्रॉपर्टी रूल्स एंड स्टेटस ब्रिंग अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस इन केस वेयर द पर्सन पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द किंग, where in cases where a person position is determined by the kin ties like inheritance a little and their position is set to ascribed and automatically assigned, not achieved and earned through merit। तो ये सारी चीज़ें ascribed status of kinship की हैं, ठीक है। अब सिमिलरली द अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप इन मॉडर्न लाइफ में कैसे समझोगे, आर्ग्यू दैट विद असेशन अबव हैज ट्रुथ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप टाई शुड नॉट बी अंडरस्टैंड इवन इन द मॉडर्न सोसाइटी। प्रोफेशनल कंटिन्यूटी भी है, पॉलिटिकल सक्सेस भी है, और एग्जाम्पल तो क्या हमें पता ही है कि नेहरू फैमिली ऑफ इंडिया साइटेड टू बी ए की एग्जाम्पल में पॉलिटिकल पावर एंड स्टेटस हैव बीन मेंटेन्ड अक्रॉस जनरेशन थ्रू किनशिप। तो भाई जो ये चीज़ है क्या, आपकी जो पॉलिटिकल पावर है और स्टेटस है वो हमेशा अक्रॉस मेंटेन करा जा सकता है अक्रॉस जनरेशन थ्रू द किनशिप टाइज, ठीक है, मतलब रिश्तेदारों से आपके वो जो संबंध होंगे उसी से करा जाएगा। इन समरी वाइल मॉडर्न लॉज रेगुलेट इनहेरिटेंस, जो मॉडर्न लॉज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इनहेरिटेंस को रेगुलेट करते हैं, किनशिप स्ट्रक्चर कर दी जाती है, स्टिल डिक्टेट्स पावरफुल ऑफन सटल, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ सक्सेशन आपको भी देखने को मिलेंगे एंड कंटिन्यूस टू बी द क्रूशियल फैक्टर इन द एस्पिरेशन ऑफ स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड अथॉरिटी इवन इज सपोजली मैरिड बेस्ड सोसाइटी। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या है कि हमारा जो सेकंड लेक्चर है यूनिट 8 का, तो ये हमारा खत्म होता है। उसके बाद हमारे दो मतलब तीसरा और चौथा लेक्चर आ रहेगा छोटे छोटे से, वो भी कंप्लीट होकर हमारा यूनिट 8 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने कौन से कंप्लीट कर लिया, यूनिट 1 एंड इसके बाद यूनिट 2 भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली अब हमारे पास 8 यूनिट्स बचेंगी और हमें पेपर 1 भी बचा है हमारे पास, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द क्लास 1। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।